ये क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो क्या है, एक सीडी का गुरुत्व केंद्र, एक सीडी का, अच्छा जिन लोगों के पास बुक नहीं है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी मैं साथ में लिखूंगा यहाँ पे। एक सीडी का गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र का मतलब है जिस पॉइंट के ऊपर उस सीडी का सारा जो भार होता है वो केंद्रित माना जाता है। एक सीडी का गुरुत्व केंद्र इसे दो भागों ए व बी में बांटता है। कहने का मतलब गुरुत्व केंद्र बीच में नहीं है, एक भाग की लंबाई तो ए है और एक भाग की लंबाई बी है, राइट। सीडी का एक सिरा, सीडी का एक सिरा रुक्ष क्षैतिज फर्श पे, रफ एक फर्श दे रखी है, तथा ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, आगे आने वाली 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। रुक्ष क्षैतिज फर्श पर तथा दूसरा सिरा रुक्ष ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका है, दीवार पर टिका है। कहने का मतलब जैसे सीढ़ी कड़ी करते हैं तो एक तो फर्श के ऊपर होता है उसका एक सिरा, और दूसरा सिरा किसी दीवार जिसके ऊपर अपने को चढ़ना होता है उससे लगा होता है। यदि फर्श व दीवार के मध्य, यदि फर्श व दीवार के लिए, फर्श व दीवार के लिए घर्षण गुणांक म्यू व म्यू डैश है। फर्श के लिए भाई रफ फर्श है तो घर्षण गुणांक का मान म्यू, और रफ अपनी दीवार है उसके लिए घर्षण गुणांक का मान म्यू डैश है। तब सिद्ध करो कि, तब सिद्ध करो कि सीमांत संतुलन की स्थिति में, मतलब सीढ़ी नीचे ना फिसले। सीमांत संतुलन का मतलब वो ये होता है कि सीढ़ी नीचे की तरफ ना फिसले, तब सीमांत संतुलन की स्थिति में सीढ़ी का, तब सीमांत संतुलन की स्थिति में सीढ़ी का फर्श से झुकाव निम्न होगा, और कितना दे रखा है उसका मान tan इनवर्स a माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू a प्लस बी, ये अपने को दे रखा है, इतना झुकाव होगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लो भाई सीढ़ी किस कोण से रखी हुई है, वो कोण निकालना है अपने को कुल मिला के। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि स्टैटिक्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हुए डायग्राम बनाना पड़ता है। अगर आपने लैंग्वेज को पढ़ के डायग्राम अच्छे से बना लिया तब तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है और डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। तो चलो अपन करते हैं बात इसकी। अब जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसा वैसा अपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दीवार बना लेता हूँ। अच्छा अब ध्यान रखना, आप ऐसे ही बनाना, जैसा मैं बना रहा हूँ डायग्राम को वैसा ही बनाना। देखो मैं इधर थोड़ा बता देता हूँ। दो चीज़ें हैं, या तो आप डायग्राम को ऐसा बनाओगे, सीढ़ी को ऐसे लगाओगे, ये सीढ़ी आपने लगा दी, ठीक है, या फिर ये नीचे तो फर्श हो गई, ये दीवार हो गई, या फिर आप ऐसे भी तो बना सकते हो ना, इसको ऐसे बना लो।
तो चीज़ें दोनों सही है, लेकिन जब आप भाई मैं इस टाइप से जितने भी सीडी क्वेश्चन है वो इस टाइप से करके बता देता हूँ, तो एग्जाम में भी आप इसी टाइप से बनाना, एल ऐसे ऐसे मत बनाना, एल टाइप से बनाना, क्योंकि फिर आपको वो जड़त्वागुण जो होगा ना वो लिखने में प्रॉब्लम आएगी। जड़त्वागुण की डायरेक्शन जब चूज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इस क्वेश्चन के अंदर आएगा मोमेंट, इसके अंदर जड़त्वागुण आएगा तो वो वहाँ से प्रॉब्लम आएगा। तो आप क्या करो कि जितने भी सीडी की क्वेश्चन आए फिक्स ऐसे कर लो कि भाई ऐसी सीडी अपने को बनानी है, ये तो दीवार, ये तो पर्स रखना है, ये दीवार रखनी है, ऐसे सीडी इसके लगानी है। तो ये वाला ध्यान रखना, इस वाले तरीके से अपन सीडी नहीं बनाएंगे, कोई एक तरीका फिक्स कर लेते हैं। तो चलो ये अपनी दीवार है, ये फर्श है, और अपनी ये सीढ़ी लगी हुई है इससे, ये अपनी एक सीढ़ी है जो लगी हुई है, राइट। अब भाई पर्स है, वो भी रुक्स है, तो रुक्स है तो इसको डॉट डॉट से दर्शा दिया, इसका मतलब यहाँ घर्षण उत्पन्न होगा, और ये भी रुक्स है तो यहाँ भी घर्षण उत्पन्न होगा, ये दीवार है। ये तो नीचे तो पर्स है और ये दीवार है, ये सीढ़ी है। अब मेन बात देखो, ध्यान से समझो। अच्छा, ये मान लो सीढ़ी का गुरुत्व केंद्र है, ये मान लो गुरुत्व केंद्र है जी। अब देखो, अगर वो सीढ़ी समांग सीढ़ी लिख के देता है, समांग, समांग का मतलब क्या होता है कि गुरुत्व केंद्र बिल्कुल बीच में होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये लिख के दिया है कि जो गुरुत्व केंद्र है वो दो भाग ए और बी में बांटता है इस सीढ़ी को। तो मान लो कि भाई यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो लंबाई है, जैसे इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ, जो अपना पर्स का है जहाँ पे सीढ़ी टिकी हुई है, और ये दीवार का पॉइंट है वो ए और बी एक सीढ़ी है, ए बी एक सीढ़ी है। अब गुरुत्व केंद्र जो है वो क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, क्वेश्चन में अपने को ये दिया है कि गुरुत्व केंद्र सीढ़ी को ए व बी दो भागों में बांटता है। सीढ़ी का एक सिरा है वो तो पर्स पे रखा हुआ है, रफ फर्श पे, और दूसरा सिरा जो है वो ऊर्ध्वाधर दीवार पे, तो वो अपन ने डायग्राम में बना लिया। तो ये गुरुत्व केंद्र है, ए और बी दो भागों में बांटता है, तो इसको तो स्मॉल ए लिख दिया और इसको स्मॉल बी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन जानते हैं कि भाई गुरुत्व केंद्र होता है उस पर सीढ़ी का भार केंद्रित माना जा सकता है, तो ये मैंने सीढ़ी का भार कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लिख दिया, सीढ़ी का भार जो कैपिटल डब्ल्यू है उसको ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लिख दिया, राइट। अच्छा, अब मेन बात यह है कि ये जो सीढ़ी के जो सिरे होते हैं, ये सिरे कौन सा, ए और बी, जो दीवार के सारे होते हैं, ये तो पर्स पे है, ये दीवार पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो मान लो कि ए बिंदु जो है, उस ए बिंदु के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो ये है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जस्ट परपेंडिकुलर होता है, तो ए बिंदु के ऊपर उत्पन्न होने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो आर इधर है, और ये जो बी बिंदु है, बी बिंदु पे ऐसे परपेंडिकुलर उत्पन्न हो जाएगा, तो बी बिंदु पे उत्पन्न होने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल को मैंने एस नाम दे दिया। याद रखना एस परिणामी नहीं है, यहाँ पे ए बिंदु के ऊपर उत्पन्न होने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो आर है, और बी बिंदु पे उत्पन्न होने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल एस है, राइट। अब आप एक चीज देखो कि भाई ये सीढ़ी नीचे की तरफ खिसक के आएगी, जैसे नीचे की तरफ खिसक के आएगी, अरे जैसे पहले ऐसे है तो फिर बाद में और नीचे की तरफ हो जाएगी, तो नीचे की तरफ खिसक के आएगी, तो ये सीढ़ी इधर खिसकने की कोशिश करेगी। अब इधर खिसकेगी तो बताओ घर्षण बल किधर लगेगा, घर्षण बल होगा उसकी गति के विपरीत दिशा में लगेगा, तो घर्षण बल की दिशा ये होगी, घर्षण बल की दिशा ये होगी, और घर्षण बल कितना लगेगा, घर्षण बल होता है म्यू आर, अभिलंब प्रतिक्रिया बल को अगर आपने आर नाम दिया है। अच्छा, अब इसमें ये लिख रखा है कि पर्स के लिए घर्षण तो कितना है म्यू, और दीवार के लिए घर्षण गुणांक का मान कितना है म्यू डैश, तो घर्षण बल क्या होता है, यहाँ तो लग जाएगा म्यू आर, यहाँ तो कितना होगा म्यू आर, क्योंकि ये तो अपनी क्या है, ये तो अपनी पर्स है और ये अपनी क्या है दीवार है। फर्श के लिए घर्षण गुणांक म्यू, तो जो घर्षण बल जो होता है उसका मान क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल इंटू घर्षण गुणांक। अच्छा, अब बताओ भाई
ये सिरा इधर जा रहा था, इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन के अंदर घर्षण बल लग गया। अब ये सिरा नीचे आने की कोशिश करेगा, और नीचे आने की कोशिश करेगा तो इसको रोकने के लिए अब की बार घर्षण बल किधर लगेगा, ऊपर की दिशा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब ये सिरा इधर बढ़ेगा तो ये सिरा ऑटोमेटिक नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो इसको रोकने के लिए जो घर्षण बल है ऊपर की तरफ। और घर्षण गुणांक का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, म्यू डैश, और ये प्रतिक्रिया कितना माना है अपन ने, एस, तो इसका मान हो गया म्यू डैश एस। राइट, इतना बना लो, इतना बना लिया। अच्छा, एक चीज और है, आप ध्यान से देखो। अब इसके अंदर मेरे को जो निकालना है वो क्या निकालना है कि सीडी का पर्श से झुकाव, सीडी का पर्श से झुकाव, तो ये सीडी है और ये नीचे पर्श है, पर्श से झुकाव आप मान लो थीटा या अल्फा मान लो अपनी तरफ से। ये तो भाई आपकी पूरी की पूरी क्या है, सीडी, ये क्या है, पर्श। तो अब ऐसे तो है नहीं कि ये दीवार है तो इसके जस्ट पास में खड़ा कर दोगे, भाई किसी ना किसी एंगल से तो आप उसको रखोगे ना। तो आपने अल्फा एंगल से रख लिया और उसी अल्फा का मान अपने को निकालना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आएंगे। ये अपनी एक पर्स थी, ये पर्स थी, ये अपनी दीवार थी, दोनों के दोनों रफ थे। तो घर्षण, इसके लिए घर्षण गुणांक म्यू दे रखा था, इसके लिए म्यू डैश दे रखा था। मैंने ए बी सी डी मान ली, जी इसका गुरुत्व केंद्र है, तो डब्लू भार नीचे की तरफ होगा, और गुरुत्व केंद्र ए और बी दो भागों में डिवाइड करता है इसको। ए बिंदु के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर है, बी बिंदु के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया बल एस, परपेंडिकुलर हो गया। अब ये सी डी आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो इसको रोकने के लिए घर्षण म्यू आर पीछे, ये सिरा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो इसको रोकने के लिए म्यू डैश एस ऊपर की तरफ। बना लिया। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो भी लिख देता हूँ। तो जो अपन ने देखो, अगर आपका डायग्राम अच्छे से बना दिया जैसा मैंने बनाया है तो पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, और फिर थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर आपका जो एग्जामिनर है वो फोकस नहीं करेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि माना कि ए बी एक सीडी है जिसका गुरुत्व केंद्र जी इसे स्मॉल ए व स्मॉल बी लंबाई के अब जो डायग्राम में है वही लिख रहा हूँ, दो स्मॉल ए व स्मॉल बी लंबाई के दो भागों में विभाजित करता है, दो भागों में विभाजित करता है। और माना सीडी फर्श के साथ अल्फा कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है। ठीक है, और म्यू आर और म्यू डैश एस डायग्राम में दे ही रखें। थोड़ा सा और लिख देते हैं इसमें, ये लिख देते हैं कि भाई साम्य अवस्था में जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो आर और एस है। साम्य अवस्था में बिंदु कैपिटल ए व कैपिटल बी पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्रमशः क्या क्या है, आर व एस। भाई ए पे तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर और बी पे क्या हो गया, एस है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि भाई, और बाकी का डायग्राम के अंदर लिखा हुआ ही है, तो थ्योरी का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है अगर आपका डायग्राम अच्छा बना हुआ है तो। अब देखो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये जो भी बल लग रहे हैं उनको घटकों के अंदर वियोजित करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बलों को
एक तो घटकों में कैसे विभाजित करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, एक वर्टिकल डायरेक्शन होती है। तो बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में बलों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशा में घटकों में वियोजित करने पर अब देखो भाई ध्यान से, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर बात करें, सबसे पहले तो बात करते हैं क्षैतिज में। तो टोटल लेफ्ट में कितने लग रहे हैं, ये देखो म्यू आर, और राइट में कितना लग रहा है एस। लेफ्ट और राइट के फोर्स देखो सबसे पहले, तो ये तो लग रहा है लेफ्ट में म्यू आर और राइट में कितना लग रहा है एस। तो एस का मान तो होगा म्यू आर के बराबर। भाई राइट साइड में जो फोर्स हैं उनका मान है लेफ्ट साइड वाले फोर्स के बराबर। तो म्यू आर तो हो गया लेफ्ट में और एस हो गया राइट में, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। और ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं उतने ही फोर्स नीचे लगने चाहिए। तो ऊपर की तरफ कितने हैं भाई, देखो एक तो आर है ऊपर की तरफ, और इसके अलावा ये रहा ऊपर की तरफ आर है, और म्यू डैश एस है ऊपर की तरफ, इक्वल टू नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ केवल एक ही है और वो क्या है डब्लू। नीचे की तरफ क्या है, केवल डब्लू। तो ये हो गया यहाँ पे डब्लू। तो एस बराबर हो गया म्यू आर, ये तो लेफ्ट राइट से संतुलन कर दिया, और ये ऊपर की तरफ टोटल फोर्स, और डब्लू हो गए नीचे की तरफ टोटल फोर्स। ऊपर की तरफ दो फोर्स थे, एक तो आर था और एक म्यू डैश एस, तो इनका ऐड करके लिख दिया और ये इनको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं ये काम कर लेता हूँ यहाँ से कि भाई एस को हटा देता हूँ। तो नाउ अब देखो मेन बात मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बताता हूँ भाई, एस को हटाओगे तो एस का मान क्या लिखोगे, एस की जगह म्यू आर लिखोगे। आपको जो लाना है उसके ऊपर फोकस करो। आपको जो लाना है उसमें म्यू और म्यू डैश क्या हो रहे हैं, गुणा में आ रहे हैं। आपको जो लाना है उसमें म्यू और म्यू डैश गुणा में आ रहे हैं। तो बताओ भाई एस का मान यहाँ से उठा के आप यहाँ पुट करोगे। नाउ इक्वेशन 1 से एस का मान 2 में पुट करने पर, एस का मान 2 में पुट करो तो बताओ ये क्या बनेगा, आर प्लस म्यू डैश, और एस का मान आप कितना पुट करोगे, म्यू आर इक्वल टू डब्लू। तो यहाँ से आर कॉमन आया तो ये कितना बना, आर कॉमन आया तो यहाँ से 1 आ गया, और ये म्यू डैश, मैं म्यू को आगे लिख दिया, म्यू डैश को पीछे, इक्वल टू डब्लू, राइट। तो कुल मिला के आर की वैल्यू यहाँ से निकल गई अपनी डब्लू अपॉन 1 प्लस म्यू डैश, इक्वेशन नंबर हो गया 3। और ये एस का जो मान है वो यहाँ से उठा के यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि अपने को जो आंसर लाना था, आंसर जो लाना था उसके अंदर अपने को म्यू और म्यू डैश को गुणा में लाना था, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है भाई, बलों को घटकों में वियोजित करना है और एस को रिमूव करके यहाँ से आर का मान आ गया है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट खेल चालू होता है यहाँ पे एक नया। अब अपन लेंगे आघूर्ण, जिसको बोलते हैं मोमेंट। भाई वो जड़त्व आघूर्ण अलग चीज थी और आघूर्ण अलग होता है। अब देखो आघूर्ण है वो आप ए बिंदु के कोरस्पोंडिंग भी ले सकते हो और बी बिंदु के कोरस्पोंडिंग भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप उस बिंदु के कोरस्पोंडिंग आघूर्ण लेने की कोशिश किया करो। दो चीज बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। आप उस बिंदु के कोरस्पोंडिंग आघूर्ण लेने की कोशिश किया करो जिस बिंदु से ज़्यादा बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है। अब जैसे ए बिंदु है, ए बिंदु से कितने बल गुजर रहे हैं, एक तो ये आर है वो भी ए से गुजर रहा है, और जो ये म्यू आर है वो भी ए से गुजर रहा है। तो ए बिंदु से 2 बल गुजर रहे हैं, आर और म्यू आर। ऐसे ही बी बिंदु है, बी बिंदु से एस भी गुजर रहा है और म्यू डैश एस, तो दोनों से 2 बल गुजर रहे हैं। चलो ठीक है, अगर मान लो यहाँ से 3 बल होते तो फिर सीधा सीधा ए को ले लेते।
अब मेन चीज़ ये है कि आप ये देखो कि आपने सबसे पहले यहाँ विलुप्त किसको किया है भाई, एस का मान उठा के किस में पुट किया है, एस का मान आपने उठा के इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है। तो विलुप्त आपने किसको किया है, गायब आपने किसको किया है, एस को गायब किया है। अच्छा, और एस को गायब किया है तो एस कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कौन से सिरे पे अप्लाई हो रहा है, एस बी पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। तो आप बी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आघूर्ण ले लो। दोबारा समझाता हूं मैं। देखो, एक तरीका तो यह है देखने का कि भाई जिस बिंदु से अधिकतम में अगर बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है तो उस बिंदु के कोरस्पोंडिंग आघूर्ण लिया जाता है। अब यहाँ पे आर है वो भी ए से गुजर रहा है और म्यू आर है वो भी ए से गुजर रहा है, तो दो बल ही यहाँ है और बी बिंदु पे भी दो बल है, म्यू डैश एस और एस। तो आप इस केस में ये देख लो कि भाई यहाँ पे जब मैंने सोल्व किया था इक्वेशन 1 और 2 बना था, तो इक्वेशन 1 से एस का मान यहाँ पुट किया था तो एस गायब हो गया था। तो गायब अगर एस हुआ है तो फिर एस वाले सिरे के कोरस्पोंडिंग आघूर्ण लो। तो एस वाला सिरा बताओ, एस कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बी पॉइंट के ऊपर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बी बिंदु के परितः, बी बिंदु के परितः, ये सीख जाना भाई, हर क्वेश्चन में चाहिए होगा ये आघूर्ण का कॉन्सेप्ट, तो एक क्वेश्चन से समझ जाओ इसको। बी बिंदु के परितः आघूर्ण लेने पर, अच्छा आघूर्ण क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है बल इंटू बल के लंबवत दूरी, बल क्रॉस बल के लंबवत दूरी, राइट। अब बी बिंदु के कोरस्पोंडिंग आप आघूर्ण ले रहे हो तो ध्यान से देखो, जितने भी बल हैं, जैसे मान लो कि जैसे ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से ये कोई पॉइंट है ए और ए से ये आर जा रहा है, ये म्यू आर जा रहा है। तो अब आप ए बिंदु के कोरस्पोंडिंग जब आघूर्ण लोगे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले पहला फोर्स आर, बल इंटू बल की लंबवत दूरी। बताओ इस आर फोर्स की ए बिंदु से कितनी दूरी है, 0, प्लस ये कितना है म्यू आर, और म्यू आर भी ए से गुजर रहा है तो इसके भी 0। तो कहने का मतलब है जिस बिंदु के कोरस्पोंडिंग अपन आघूर्ण लेते हैं उस बिंदु से गुजरने वाले जो भी बल हैं उनके लिए आघूर्ण का मान हमेशा कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो इसी वजह से यही रीजन है कि उस बिंदु के कोरस्पोंडिंग आघूर्ण लिया जाता है जिस बिंदु से ज़्यादा बलों की क्रिया रेखा गुजर रही है, ताकि फिर वो तो सारे के सारे 0 हो जाए अपनी। तो मेन बात यह है कि भाई ये बी बिंदु है, अब बी बिंदु से दो फोर्स अपने गुजर रहे हैं, एस और म्यू डैश एस, इनके लिए आघूर्ण का मान तो कितना हो जाएगा, बी बिंदु है, बी बिंदु के लिए दो फोर्स हैं, कौन कौन से, एक तो एस और एक है म्यू डैश एस, इनके लिए तो आघूर्ण का मान हो गया 0। अब बचे कितने आघूर्ण, आप क्वेश्चन में देखो, एस के लिए निकालते तो आप लिखते फोर्स इंटू लंबवत दूरी, तो बी से लंबवत दूरी कितनी है इसकी, 0। ऐसे म्यू डैश एस इंटू लंबवत दूरी तो 0। तो बी बिंदु के कोरस्पोंडिंग आघूर्ण अगर अपन ले रहे हैं तो फिर ये वाले इन दोनों बलों के लिए जो आघूर्ण है उनका मान तो 0। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ से, अब कितने बल बचे, इन दोनों के लिए आघूर्ण का मान 0 हो गया, तो अब 3 बल और बच रहे हैं, एक तो W, एक R और एक म्यू आर। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे W, जैसे मैंने लिया W, राइट। अब ये W है तो इस W की लंबवत दूरी कितनी है B से, इस B से W की जो लंबवत दूरी है उसको फोकस करो। तो अब यहां देखो आप, सबसे पहले तो ये B, और अब ये अल्फा है तो सीधी सी बात है ये भी अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं, ये ऐसे जेड की आकृति में एकांतर कोण बनता है। तो ये अल्फा, तो फिर ये कितना होगा, π/2 माइनस एल्फा, π/2 माइनस एल्फा। तो अगर b का इधर घटक देखना चाहूं मैं तो ये तो हो जाएगा, ये यहाँ b का इधर वाला घटक हो जाएगा b cos π/2 माइनस एल्फा, तो फिर ये हो जाएगा b sin एल्फा। तो इधर वाला तो हो गया b sin एल्फा, और इधर वाला फिर ये वाला घटक कितना हो जाएगा b cos एल्फा। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे इसको ये जो
डब्लू का फोर्स है उसको पीछे की तरफ मैं बढ़ा देता हूँ, पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो डब्लू इंटू लंबवत दूरी। अब बताओ ये फोर्स बी है तो डब्लू की क्रिया रेखा जैसे पीछे की तरफ मैंने बढ़ाई तो अब लंबवत दूरी इतनी तो आई, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। भाई ये बिंदु क्या है बी, और इस बी से डिस्टेंस देखनी है इस डब्लू की, तो चाहे आप यहां से यहां देख लो या फिर आप इस क्रिया रेखा को डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ा दो और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस देख लो। अब बताओ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये बी है, ये बी है तो इसका इधर घटक कौन सा होगा, भाई इधर ये बी है, ये एंगल एल्फा है तो इधर तो बी कोस एल्फा और इधर कितना हो जाएगा बी साइन एल्फा। तो बताओ मेरे को यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए तो डब्ल्यू इंटू बी कोस एल्फा, डब्ल्यू इंटू बी कोस एल्फा। एक बार आघूर्ण के जो चिन्ह है वो बाद में देख लेंगे। अच्छा एक तो हो गया ये। अब बात करें ये है म्यू आर, ये कितना है अपना म्यू आर। तो म्यू आर की बात करें तो म्यू आर यहां से गुजर रहा है तो यहां लिखता हूं मैं म्यू आर। अब बताओ म्यू आर की जो लंबवत दूरी है बी से वो कितनी हो गई, ये ओ बी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो गई। और ये ओ बी का मान कैसे निकालूंगा मैं, अब ये भी चीज आप ध्यान से देखना, ओ बी का मान कैसे निकालूंगा, जैसे ये लंबाई ए है ये लंबाई बी है तो बताओ सी डी की टोटल लंबाई कितनी है ए प्लस बी, सी डी की टोटल लंबाई ए प्लस बी है तो ए प्लस बी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी ए प्लस बी और ये एंगल कितना है एल्फा, तो ये हो गया ए प्लस बी कोस एल्फा, ये हो गया ए प्लस बी कोस एल्फा। और फिर ये ए प्लस बी कोस एल्फा हो गया तो यहां से यहां कितना हो गया ए प्लस बी साइन एल्फा। तो मेरे को जो म्यू आर फोर्स था उसकी लंबवत दूरी कितनी चाहिए थी, ओ बी चाहिए थी, तो म्यू आर इंटू मैं ओ बी लिख लेता हूं ये सीधा। अब एक बल है अपना आर, एक बल कौन सा है आर, तो एक बल और बचा आर। अब बताओ आर है, आर की बी से लंबवत दूरी कितनी होगी, भाई आर को आप ऊपर की तरफ बढ़ाओगे ऐसे डॉट डॉट करके तो फिर लंबवत दूरी यहां से लेकर यहां तक की आएगी। लंबवत दूरी कितनी आएगी आर की, यहां से लेकर यहां तक की आएगी। तो आप यहां से यहां तक की ले लो चाहे यहां से यहां तक की ले लो, बात तो एक ही है। भाई आर को आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहां से लेकर यहां तक की लंबवत दूरी आएगी बी से, तो यहां से यहां तक की ले लो चाहे यहां से यहां तक की ले लो, तो आर इंटू ओ ए लिख दो, यहां से यहां तक का आर इंटू ओ ए। अब जो कोई भी एक पॉइंट होता है उस पर जितने भी आघूर्ण हैं उन आघूर्णों का जो बीजीय योग होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, आघूर्णों का बीजीय योग जीरो होता है। अब मेन बात यह है कि इनकी सिग्न किस प्रकार से देखोगे आप, तो मैं आपको बता देता हूं सिग्न देखने का तरीका कि आप ऐसे बना लेना, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। अगर पॉजिटिव एक्स अक्ष है, अगर एक्स अक्ष पॉजिटिव है तो वो आपको पॉजिटिव लेना है, ऊपर पॉजिटिव लेना है, मतलब राइट साइड में पॉजिटिव लेना है, ऊपर की साइड में पॉजिटिव लेना है। फिर इधर पॉजिटिव है तो इधर ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा और ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ भी नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो डब्लू है वो किधर लग रहा है, नेगेटिव साइड में। भाई अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई माने जो नीचे की तरफ, तो डब्लू नीचे की तरफ लग रहा है तो यह नेगेटिव का सिग्नल। म्यू आर किधर लग रहा है, बताओ एक्स अक्ष है वो इधर की तरफ है और म्यू आर इधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो म्यू आर के लिए भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। और बताओ आर किधर है, आर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट खेल है इस क्वेश्चन का कि बिंदु बी के परितः जब आप आघूर्ण ले रहे हो तो चिन्ह तो बाद में देखेंगे, चिन्ह बाद में देखेंगे, चिन्ह देखना तो बहुत आसान है। अगर पॉजिटिव एक्स अक्ष में है तो पॉजिटिव और ऊपर पॉजिटिव वाई अक्ष में पॉजिटिव वरना नेगेटिव कर देना आप। तो ये यहाँ पे नेगेटिव एक्स अक्ष में है तो ये नेगेटिव, ये नीचे की तरफ नेगेटिव वाई अक्ष में है तो ये नेगेटिव, और आर है ऊपर की तरफ है, और ये म्यू डैश एस और एस के लिए आपके आघूर्ण का मान 0 हो गया। अच्छा मैं फिर से बता देता हूँ, देखो डब्लू और डब्लू के लिए लंबवत दूरी, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो ये बी है और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, एकांतर कोण, तो इधर वाला हो गया बी कोस अल्फा, तो ये बी कोस अल्फा हो गया। अब म्यू आर की बात करें तो म्यू आर ऐसे जाएगा, म्यू आर के लिए लंबवत दूरी ये होगी, बी से लंबवत दूरी कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये हो गया ए और ये बी, तो सी डी की टोटल लंबाई हो गई ए प्लस बी, तो फिलहाल तो मैंने ओ बी लिख दिया, राइट। और ये आर है, आर को ऊपर की तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी बी से लंबवत दूरी,
तो फोर्स इंटू लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक लिख लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक लिख लो, एक ही बात है। और एक बिंदु पे आघूर्णों का जो बीजीय योग होता है वो 0 होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने ये किया है। अब मेन बात यह है कि ये तो हो गया माइनस का W इंटू बी कोस एल्फा माइनस का म्यू आर। अब देखो OB और OA के मान, भाई ये यहाँ से ले यहाँ तक जो CD की टोटल लंबाई है वो A प्लस बी है, तो A प्लस बी। अब देखो सुनो, अगर मान लो कि ऐसा आपको दिया है कभी, इसकी लंबाई A प्लस बी दी है और ये एंगल एल्फा है, तो बताओ फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A प्लस बी कोस एल्फा। भाई अगर इस लंबाई को A प्लस बी दिया है, इस एंगल को एल्फा है, तो ये A प्लस बी कोस एल्फा है, फिर ऑटोमेटिक ये A प्लस बी साइन एल्फा हो जाएगा। तो OB क्या है, ये वाला, तो OB का मान तो हो गया A प्लस बी साइन एल्फा, राइट। इसके हिसाब से देखो A प्लस बी, और OA का जो मान है, OA का जो मान है वो है A प्लस बी कोस एल्फा इक्वल टू 0। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें देखनी है और ये घटकों में तोड़ना भी आना चाहिए। इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ताकि फिर आगे के क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे। तो A प्लस बी इधर वाला घटक लेना है, भाई OA लेंथ लेनी है, तो A प्लस बी कोस एल्फा, तो ये A प्लस बी कोस एल्फा हो गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक हो गया A प्लस बी साइन एल्फा। चलो मैं अब इसको हटा देता हूँ, डायग्राम का काम हो गया अपना। पॉजिटिव नेगेटिव भी मैंने बता दिया है। आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू बल के लंबवत दूरी। ये जड़त्व आघूर्ण नहीं है भाई, इसका जो पीछे अपने डायनेमिक्स में यूनिट नंबर 3 पढ़े थे उससे कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। चलो मैं इसको थोड़ा सोलो करता हूँ, तो ये नेगेटिव है, इनको उधर ले जाता हूँ और इसको यहीं रख लेता हूँ। आर A प्लस बी कोस एल्फा इक्वल टू WB कोस एल्फा प्लस म्यू आर A प्लस बी साइन एल्फा, राइट। अब मैं जो ऊपर अपन ने R का जो मान निकाला है, R का जो मान निकाला है वो पुट करता हूं। तो यहां लिख देता हूं यूजिंग इक्वेशन 3, ये 3 है, यूजिंग इक्वेशन 3। तो देखो R का मान कितना है, R का मान है W अपॉन 1 प्लस म्यू डैश। अब आंसर आने वाला है, कैलकुलेशन नामात्र की है ऐसे क्वेश्चनों में, बस आघूर्ण लेना आपको आना चाहिए, आघूर्ण लेना आना चाहिए और घटक लेना आना चाहिए, दो ही चीज़ है। तो R का मान पुट किया और ये कितना है A प्लस बी कोस एल्फा इक्वल टू W ऐसे कैसे B कोस एल्फा प्लस म्यू। R का मान फिर से ऊपर से उठाओ, W अपॉन 1 प्लस म्यू डैश A प्लस बी साइन एल्फा, और W कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से और यहाँ से, राइट। इसको इधर लेके आओ, तो ये है A प्लस बी अपॉन 1 प्लस म्यू डैश, और ये इधर आया तो माइनस का B, और कोस एल्फा क्या आ गया, कॉमन आ गया, और इधर कितना है ये म्यू 1 प्लस म्यू डैश A प्लस बी, W तो कैंसिल आउट हो गया, और ये है साइन एल्फा। ओके, चलो अब इसको भी हटा देता हूं मैं। अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं, मेरे को tan अल्फा चाहिए, तो चलो एक बार एलसीएम ले लेता हूं। तो A प्लस बी, और ये B इससे गुणा होगा तो माइनस का B, ये माइनस का म्यू डैश B, और जो हर है वो 1 प्लस म्यू डैश, और ये कोस एल्फा, और ये कितना है म्यू A प्लस बी अपॉन 1 प्लस म्यू डैश साइन एल्फा। तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया और ये B से B कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिला के A माइनस B को आगे लिख लिया, म्यू डैश, और ये है कोस एल्फा, ये कितना है म्यू A प्लस बी साइन एल्फा। कोस एल्फा को इधर ले जाते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो कोस एल्फा इधर जाएगा तो वो tan अल्फा बन जाएगा,
इक्वल टू ये कितना है a माइनस बी म्यू म्यू डैश और इसका भाग दे दो म्यू a प्लस बी का। ठीक है भाई, इसको तो इधर ले गया और इसको इधर। तो यहाँ से जो अल्फा का मान है वो आया tan इनवर्स a माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू a प्लस बी। तो ये अल्फा वो एंगल है जिससे आपकी CD है वो पर्स के साथ बनाती है। आपकी CD पर्स के साथ जो एंगल बना रही थी, देखो CD का पर्स से झुकाव tan इनवर्स a माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू a प्लस बी, ये रहा। राइट, देखो ये तो आपको प्रूव करना है, ये अपना आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। अच्छा एक चीज़ आप बताओ, अगर ऐसा हो जाता कि मान लो कि ये गुरुत्व केंद्र बिल्कुल बीच में हो जाता CD के, तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया है आपका, याद रखना एग्जाम में यहीं तक करना है। लेकिन एक स्पेशल केस में यहाँ पे बात करना चाहूँ। स्पेशल केस की बात यह है कि अगर मान लो a बराबर b हो, a बराबर b होने का मतलब क्या है, a बराबर b होने का मतलब जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस इधर, तो फिर गुरुत्व केंद्र क्या होगा CD के बीच में आ जाएगा, और गुरुत्व केंद्र CD के बीच में आ जाएगा तो फिर ये अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस a म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू, इस b की जगह भी a लिख दो तो ये बन गया 2a, a से a कैंसिल, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1 माइनस म्यू म्यू डैश अपॉन 2 म्यू, ये अपना एक रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस म्यू म्यू डैश अपॉन 2 म्यू। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ऐसा हो जाए कि जो CD अपने को दी है उस CD के अंदर गुरुत्व केंद्र बीच में हो जाए, या फिर ऐसे बोल दे जितने इस भाग की लंबाई है उतनी इस भाग की लंबाई a बराबर b हो जाए, तो b की जगह मैंने a पुट कर दिया, ये तो अपना जो रिजल्ट अपने को चाहिए था वो, और b की जगह a पुट किया, a ऊपर नीचे से कैंसिल आउट किया तो अल्फा आ गया। और अल्फा बताओ क्या है, इस CD का फर्श के साथ में झुकाव है वो अल्फा है। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन है। मेन चीज़ इसके अंदर घटक लेना और आघूर्ण निकालना है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एक बार मैं इस क्वेश्चन की सारी स्लाइड्स आपके सामने पेश कर देता हूं। सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन लिख के इसमें डायग्राम अपन ने ड्रॉ किया था। डायग्राम ड्रॉ करके सारे मैंने बता दिए थे, भाई इधर ये क्यू लगने वाला है, CD इधर फिसलेगी तो इसको रोकने के लिए ये इस तरह नीचे की तरफ आएगा तो रोकने के लिए ऊपर की तरफ। उसके बाद में मैंने घटकों में वियोजित किया था ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा में, और अपन ने फिर आघूर्ण ले लिया था बिंदु B के कोरस्पोंडिंग, और B के कोरस्पोंडिंग ही क्यों लिया था मैंने ये भी बता दिया था आपको। और इसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर कुछ सोल्व आउट किया था, सोल्व आउट करने के बाद में इसको थोड़ा सोल्व किया था और इस प्रकार से अपना रिजल्ट आया था। तो कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना है। धन्यवाद।